स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति को कड़वाहट भरी हंसी आ गई। नहीं, तुम जाकर किसी को नहीं मारोगे। तुम्हें इस सब में शामिल होने की इजाजत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी सब तुम्हारी चिंता नहीं है। क्या तुम्हें लोगों को मारने की आदत पड़ गई है? दूसरी शाखा अपने बेटों को आंख का तारा मानती है। अगर गौरव किसी को मारता है तो वे गौरव को शायद चीर फाड़ डालेंगे। पर गौरव ने कहा, मैंने नैना से वादा किया है। ठीक है, मैं यह मामला संभालती हूँ। मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारा वादा निभाऊंगी। अब तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। प्रीति बोलते हुए गुस्से से उबल रही थी। नैना ने अपनी समस्या अपने चचेरे भाई, जिसने अभी अभी हाई स्कूल शुरू किया था, को बताकर सही नहीं किया। क्या वह चाहती थी कि गौरव पढ़ाई पर ध्यान न दे पाए? गौरव ने मुड़कर उसे देखा, तुम इसे सुलझाओगी? कैसे? क्या तुम उसे पैसे दोगी? मैं निश्चित रूप से उसे पैसे नहीं दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, लेकिन मैं नैना के लिए एक वकील रख सकती हूँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके दुर्व्यवहार करने वाले ससुराल वालों को जेल भेजा जाए और अदालत के माध्यम से तलाक का अनुरोध किया जा सके। ये बहुत धीमा है, लेकिन ये सबसे अच्छा समाधान है। ऐसा लगता है कि नैना ने हाल ही में किसी बड़े आदमी से सुरक्षा मांगी है। वह शहर में अच्छी तरह से छिपी हुई है और उसके ससुराल वाले उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह तुरंत खतरे में नहीं है। प्रीति ने बोलते हुए उसे हल्के से मारा, और मुसीबत मत खड़ी करना, सुन रहे हो? भविष्य में और लड़ाई मत करना। मुझे लगता है कि तुम्हारी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तुम तुरंत शारीरिक आक्रामकता से जवाब देते हो। जब जतिन पहले यहाँ था, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या तुम उससे लड़ते? गौरव ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मैं लड़ता। प्रीति नी शब्द रह गई। तुम ऐसे कैसे बन गए? इतनी कम उम्र में, चाहे कुछ भी हो, तुम उसे हिंसा से सुझाने की कोशिश करते हो। बड़े होकर क्या करोगे? क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? गौरव ने गंभीरता से उसे सुधारा। मैं पहले से ही बड़ा हो गया हूँ। हालांकि वह वास्तव में हाल ही में हर मुद्दे को हिंसा के माध्यम से हल करना पसंद करता था। शायद इसलिए कि उसकी शारीरिक शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, जिससे वह किसी से नहीं डरता था। अगर तुम खुद को बड़ा मानते हो, तो तुम्हें अपना गुस्सा काबू करना सीखना चाहिए और परिपक्व बनना चाहिए, समझे? समझ गया, मैं खुद को और बेहतर ढंग से नियंत्रित करूंगा। उसे आज्ञाकारी देखकर प्रीति को थोड़ी राहत मिली। तो अब नैना के मामलों में दखल मत देना, मैं उसके लिए एक वकील रखूंगी। जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्या तुम्हारा अभी भी लोगों को पीटने का इरादा है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं लोगों को पीटने नहीं जाऊंगा। मेरे पास नैना के भाई को पीटने के लिए गांव जाने का समय नहीं है। मुझे प्रमोद से दूसरी शाखा के कुछ ऐसे रहस्य पता हैं जो उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। इनमें से सिर्फ एक घटना को उजागर करने से उन्हें दहेज चुकाने के लिए अपने घर बेचने पड़ेंगे। गौरव इस बार झूठ नहीं बोल रहा था, उसके पास सच में किसी को मारने जाने का समय नहीं था। इस समय स्कूल के बाहर का उसका सारा समय प्रशिक्षण में जाता था। कैसा फायदा उठाने वाला रहस्य? तुम्हें दूसरी शाखा के खिलाफ कोई रहस्य मिला है? किस तरह का रहस्य इतना शक्तिशाली है? ये जानलेवा रहस्य है। तुम्हें विवरण जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक डॉक्टर के रूप में अपने काम पर ध्यान दो। प्रीति निराश थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि गौरव उसे पहले से कम महत्व देने लगा है। वह अब उसके साथ कुछ भी साझा करने को तैयार नहीं था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या हो रहा है, तो भी मैं नैना के लिए एक वकील रखूंगी। कानूनी कार्रवाई धीमी हो सकती है, लेकिन ये सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित तरीका है। गौरव ने कुछ नहीं कहा। मुकदमे के जरिए जाना जरूरी नहीं कि सुरक्षित या सुनिश्चित हो। ये देखकर कि वह चुप हो गया, प्रीति ने मान लिया कि उसने हार मान ली है, और वह तुरंत खुश हो गई। उसने उसके लिए दवा लगाने का काम खत्म करने के बाद उसे एक्यूपंक्चर उपचार दिया। जब उसने अपने सारे काम खत्म कर लिए, तो उसने उसका माथा छुआ, और अब वह गर्म नहीं था। तुम्हारा बुखार उतर गया है। घर जाओ और अच्छे से आराम करो। अगर बुखार वापस आता है तो मेरे पास आना, समझे? गौरव को भी काफी बेहतर महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया, उसके हाथ से दी गई दवा ली, अपना बैकपैक पहना और जाने की तैयारी की। प्रीति ने उसे रोका। क्या तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? मुझे तुम्हें कुछ पैसे भेजने दो। गौरव ने आह भरी। पागल मत बनो। तुम हमेशा पैसे देना चाहती हो। अपनी मेहनत की कमाई अपने पास रखो, किसी को मत दो। क्या तुम दूसरों की तरह हो? तुम मेरे छोटे भाई हो। हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। प्रमोद के पास अब तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी क्लिनिक से कमाई गई रकम अब से तुम्हारे जेब खर्च के लिए पर्याप्त होगी। गौरव ने अपना हाथ खींच लिया। जरूरत नहीं है, मैं अभी पैसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया। प्रीति जल्दी से उसके पीछे भागी। गौरव। गौरव ने जवाब नहीं दिया। उसने एक टैक्सी ली और सीधे चला गया। जब कार थोड़ी दूर चली गई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा कि प्रीति अभी भी क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने नजरें हटाईं और हल्के से हंसा। प्रीति टैक्सी को तब तक देखती रही जब तक वह गायब नहीं हो गई, फिर क्लिनिक लौट आई।
उसने थोड़ी देर सोचा, आह भरी, और नैना की एक बार मदद करने का फैसला किया, ताकि गौरव को उसकी चल रही परेशानियों में न घसीटा जाए। परामर्श कक्ष में लौटने के बाद उसने एक बिजनेस कार्ड ढूंढा और उस पर दिए गए नंबर को डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी पार्टी ने प्रीति की कहानी सुनी, वह तुरंत नैना का मुकदमा मुफ्त में संभालने के लिए सहमत हो गई। प्रीति ने बार बार उसे धन्यवाद दिया, लेकिन जाहिर है उसने वकील की फीस चुकाने पर जोर दिया। फोन रखने के बाद प्रीति ने मरीजों को देखना शुरू कर दिया। आज कई मरीज थे, वह और उसकी दादी डॉक्टर शकुंतला सभी मरीजों को देखने के लिए रात 8 बजे के बाद तक क्लिनिक में थी। अपनी दादी को घर छोड़ने के बाद वह रात का खाना तैयार करने ही वाली थी कि तभी आरुष अचानक आ गई। उत्साहित होकर आरुष प्रीति को एक बार में खींचना चाहती थी। उसे मना न कर पाने के कारण प्रीति केवल अपनी दादी को नमस्ते कह सकी और फिर आरुष के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। जब वे कार में थी तो प्रीति को एहसास हुआ कि केवल आरुष ही नहीं आई थी, बल्कि वह लड़का भी आया था जिस पर आरुष का क्रश था, चेतन। प्रीति को देखते ही चेतन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मिस प्रीति। प्रीति ने बस उसे सिर हिलाया, शुभ संध्या। आरुष ने प्रीति को अपने साथ पिछली सीट पर बैठने के लिए खींचा और एक बार जब वे बैठ गईं, तो चेतन गाड़ी चलाकर निकल गया। प्रीति ने कार के बिल्कुल नए इंटीरियर पर ध्यान दिया और आरुष से पूछा, क्या तुमने नई कार ली है? आरुष ने गर्व से जवाब दिया, नहीं, ये चेतन की है। उसकी कंपनी अब अच्छा कर रही है और वह काफी पैसा कमा रहा है। प्रीति ने गाड़ी चला रहे चेतन को देखा, तो अब हमें आपको प्रेसिडेंट चेतन कहना चाहिए, है ना? आप काफी सफल युवा हैं, प्रेसिडेंट चेतन। आरुष ने चंचलता से उसे मारा, उसे प्रेसिडेंट चेतन क्यों कहना, ये बहुत दूर की बात है, तुम उसे बस चेतन कह सकती हो। प्रीति ने आरुष को खुशी से भरे चेहरे के साथ देखा और जो वह कहना चाहती थी उसे निगल गई। उसे याद आया कि चेतन ने आरुष से 18 लाख रुपए उधार लिए थे, वह अभी तक नहीं लौटाए थे। उसके पास पैसे हैं लेकिन वह अपना कर्ज नहीं चुकाता, इसके बजाय उसने नवीनतम BMW X7 खरीदी। लेकिन चेतन की उपस्थिति में प्रीति आरुष को याद नहीं दिला सकती थी। वे जल्द ही बार पहुंच गए। प्रीति शायद ही कभी ऐसी जगहों पर जाती थी और बार में कदम रखते ही जोरदार संगीत से लगभग बहरी हो गई थी। आरुष ने आसानी से एक वेटर को संकेत दिया, अपने लिए एक ड्रिंक और प्रीति के लिए भी एक ड्रिंक ऑर्डर किया। प्रीति ने आरुष के कान में चिल्लाया, मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। आरुष हंसने लगी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर करने दो। उसने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। कुछ देर बाद जब खाना आया तो प्रीति ने आह भरी और इस्तीफे में सिर हिलाया। आरुष ने उसके लिए पॉपकॉर्न, पिस्ता, फ्रेंच फ्राइज और एक बड़ी फ्रूट प्लेट ऑर्डर की थी। उसने पॉपकॉर्न खाना शुरू कर दिया, फिर अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया। कॉकटेल स्वादिष्ट था, मीठा और मुलायम जिसमें ताज़ा नींबू का स्वाद था। आरुष हंसी और चेतावनी दी, धीरे धीरे पीना, इसका असर बाद में आता है। आरुष के संक्रामक मूड के साथ प्रीति ने धीरे धीरे बार के माहौल के अनुकूल होना शुरू कर दिया। उनके तिरछे विपरीत बूथ में एक कॉफी रंग की कैजुअल शर्ट में एक आदमी ने आरुष की एक तस्वीर खींची और किसी को भेज दी। उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया और आराम से टाइप किया, आरुष भी यहाँ है, क्या तुम सच में नहीं आ रहे हो? जवाब संक्षिप्त था, व्यस्त हूँ। क्या अफसोस है, आरुष के बगल में एक शानदार खूबसूरत लड़की बैठी है। मैंने सोचा था कि मैं उसे तुम्हारे लिए बचा लूंगा, लेकिन चूंकि तुम नहीं आ रहे हो, मैं अपनी चाल चलूंगा। रुचि नहीं है, वह वास्तव में सुंदर है, मैंने अब तक की सबसे खूबसूरत। और वह बार में नहीं लगती है, बहुत मासूम, यहाँ की अन्य भड़कीली महिलाओं के विपरीत। आदमी ने फिर भी एक और तस्वीर ली और भेज दी। एक सेकंड बाद उसे एक जवाब मिला, स्थान। मैं बार का स्थान पूछ रहा हूँ। तुम आ रहे हो? मुझे लगा तुम ओवरटाइम कर रहे हो। अब नहीं। लगभग 10 मिनट बाद बार का दरवाजा खुला और आकाश अंदर आया। ठंडे भाव के साथ उसने जगह को स्कैन किया, प्रीति को आरुष के साथ हंसते और पीते हुए देखा और भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। मंद रोशनी में भी उसने तुरंत प्रीति को पहचान लिया। हालांकि पास जाने के बजाय वह उनके तिरछे विपरीत बूथ की ओर बढ़ा। ये देखकर कि आकाश वास्तव में आ गया था, जिस आदमी ने उसे टेक्स्ट किया था, वह हैरान लग रहा था। प्रेसिडेंट आकाश, मैं तुम्हें 2 महीनों से बाहर बुला रहा हूँ और तुमने हमेशा मना कर दिया। आज तुमने अपना मन क्यों बदल दिया? आकाश ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उसकी निगाहें प्रीति पर टिकी थीं। एक और आदमी को उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते देख उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। आदमी ने उसकी नजर का पीछा किया और फिर हंसने लगा, तुम केवल सुंदरता की वजह से तो नहीं आए हो, है ना? अंत में आकाश ने अपनी नजर हटाई, अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, वह प्रीति है। आदमी की हंसी उसके चेहरे पर जम गई। हे भगवान, तुम्हारी पूर्व पत्नी? हाँ, इतनी सुंदर और सुरुचिपूर्ण पत्नी, लेकिन तुमने फिर भी उसे तलाक दे दिया। क्या तुम्हें पता है कि आज रात कितने आदमी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? आकाश चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा बेहद उदास हो गया था, क्योंकि उसने प्रीति को एक आदमी को मना करते देखा, केवल दूसरे को ड्रिंक के साथ उसके पास आने के लिए। सौभाग्य से तुम्हारी चचेरी बहन काफी नेक थी, उसने स्वेच्छा से कई लोगों को उसके लिए दूर भगाया। जैसे ही आदमी ने अपनी बात खत्म की, आकाश, जो पहले से ही असहिष्णु था, खड़ा हो गया और उस विशेष बूथ की ओर बढ़ गया। आदमी ने जल्दी से अपनी ड्रिंक उठाई और पीछे पीछे चला गया। प्रीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बार में आकाश से मिलेगी। जिस पल उसने उसे पास आते देखा, उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया।
उसे राहत की सांस मिली और उसे काफी मनभावन भी पाया। उसके साथ एक और आदमी था, क्षितिज। आरुष ने कभी नहीं सोचा था कि वह आकाश से वहां मिलेगी। उसका दिल कांपने लगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, उसने सोचा। दूसरे भाई ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा, प्रीति को बार में ले जाते हुए। उसे और भी ज्यादा डरावना लग रहा था वह दोस्त, क्षितिज, जो आकाश के साथ था। आरुष और आकाश ने मिलीभगत की थी और क्षितिज के नाम से कार बेची थी। आरुष पूरी तरह से अभिभूत थी। उसने कठिनाई से आकाश का अभिवादन किया। दूसरे भाई, तुम भी यहाँ मजा करने आए हो? आकाश ने ठंडे चेहरे के साथ उसकी परवाह नहीं की। उसकी नजर प्रीति पर टिकी रही। तुम एक बार में क्यों आई? प्रीति ने आकाश पर एक आकस्मिक नजर डाली। प्रेसिडेंट आकाश, अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? फिर उसने आकाश के बगल में खड़े आदमी को देखने के लिए मुड़ी और पूछा, और यह कौन है? क्षितिज एक कदम आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते। मैं प्रेसिडेंट आकाश का दोस्त हूँ। मेरा नाम क्षितिज है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रीति को नाम बहुत परिचित लगा। एक पल में उसे एहसास हुआ कि वह कौन है। उसने तुरंत क्षितिज के साथ हाथ मिलाया। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी थी। तो आप मिस्टर क्षितिज हैं? मैं आखिरकार आपसे मिली। मुझे कार बेचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ। कार के उल्लेख ने क्षितिज को आश्चर्यचकित कर दिया। कौन सी कार? परिवर्तित भारतीय नामों की सूची। यहाँ मूल कहानी के नामों और उनके आधुनिक भारतीय अनुवाद की सूची दी गई है, जैसा कि कहानी में इस्तेमाल किया गया है। प्रीति ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम प्रीति है। मैं आरुष की दोस्त हूँ। उसने ही हमारी बात कराई थी ताकि मैं आपकी गाड़ी खरीद सकूं। हमने वीचैट पर भी एक दूसरे को ऐड किया हुआ है। क्षितिज और भी उलझन में पड़ गया। उसने पलकें झपकाईं और आरुष की ओर देखा। वह और आरुष सिर्फ एक बार मिले थे। उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। संपर्क जानकारी तो दूर की बात थी। आरुष को ये कनेक्शन, कार का सौदा और वीचैट ऐड कहाँ से मिला? क्षितिज को अपनी ओर देखते हुए आरुष को असहजता हुई। उसने आंखों से उसे तेजी से संकेत देने की कोशिश की, लगभग अगोचर रूप से सिर हिलाकर उसे साथ देने के लिए कहा। आरुष को इस तरह देखकर क्षितिज समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने चेहरे पर शांति का भाव लाया और हंसते हुए, साथ देते हुए कहा, ओह, आप हैं। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। उनके पास बैठे आकाश ने दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा और ठंडे लहजे में कहा, जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था, हाथ मिलाना खत्म हो गया। आकाश के लहजे से क्षितिज ने उसकी नाराजगी भांप ली, तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और आकाश के प्रति सम्मान दिखाते हुए आधा कदम पीछे हट गया। आभार व्यक्त करने के लिए प्रीति ने तुरंत क्षितिज को आमंत्रित किया, क्षितिज जी, आप क्यों नहीं हमारे साथ बैठते? मैं अब भी आपका एहसानमंद हूँ। क्षितिज ने स्वाभाविक रूप से आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर ठंडक देखकर वह एक पल के लिए हिचका, समझ नहीं पा रहा था कि प्रीति का निमंत्रण स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ये स्पष्ट था कि आकाश आज रात प्रीति के लिए बाहर आया था। अगर क्षितिज निमंत्रण अस्वीकार कर देता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि आकाश का आना व्यर्थ हो गया? लेकिन अगर उसने प्रीति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो उसने सोचा कि आकाश बाद में उसकी पिटाई कर सकता है। इसी दुविधा में आरुष बोल पड़ी, दूसरे भाई, क्षितिज, कृपया हमारे साथ बैठो। तुम दोनों यहाँ होगे तो हमें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहते हुए वह आगे बढ़ी और आकाश के कपड़े खींचने लगी। आकाश ने उसकी ओर देखा और प्रीति के बगल में बैठ गया। आरुष ने राहत की सांस ली, फिर क्षितिज की ओर एक शानदार मुस्कान के साथ मुड़ी। क्षितिज, बैठ जाओ। हम सब यहाँ अच्छे दोस्त हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आरुष को उसे इतना करीब बताकर उसके पहले नाम से बुलाते हुए सुनकर क्षितिज ने उसकी ओर मुस्कुरा दिया। उसका लहजा कुछ अजीब था। मुझे लगता है कि मैं अपने अच्छे दोस्त आरुष के साथ औपचारिक नहीं रहूंगा। जैसे ही वह आकाश के बगल में बैठने वाला था, आरुष ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बगल में बैठने के लिए खींच लिया। जिस युवा को उसने पहले कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, उसे दूसरी तरफ धकेल दिया गया। चेतन को सबसे बाहरी तरफ धकेल दिया गया। क्षितिज और आरुष को इतनी करीब बैठे देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन यहाँ उसकी कोई आवाज नहीं थी और वह केवल अपना गिलास पकड़ सकता था, दूसरी ओर देखता हुआ। फिलहाल आरुष के मन में चेतन नहीं था। वह जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इस डर से कि प्रीति उन्हें सुन लेगी। हालांकि अगर वह बहुत धीरे बोलती तो संगीत में उसकी आवाज दब जाती। उसके पास क्षितिज के कान के पास झुककर फुसफुसाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मुझे वीचैट पर जोड़ो। चुपके से करना और प्रीति को पता न चले। वह इतनी करीब झुकी कि उसकी गर्म सांसें उसके कान गुदगुदा रही थीं, जिससे क्षितिज थोड़ा असहज हो गया। वह उसकी सांसों पर शराब की महक भी महसूस कर सकता था और अनुमान लगाया कि उसने अभी अभी मार्गरेटा कॉकटेल पी है। उसने अपना फोन निकाला, स्क्रीन को डिम किया, वीचैट खोला, क्यूआर कोड दिखाया, फिर हंसते हुए आरुष को दे दिया। आरुष, मैंने हाल ही में जो गाड़ी खरीदी है, उसे देखो। तुम्हें कैसी लगी? आरुष ने जल्दी से क्यूआर कोड स्कैन करके उसे दोस्त के रूप में जोड़ा, प्रशंसा में सिर हिलाते हुए, बुरा नहीं, सचमुच बुरा नहीं। लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही इतनी गाड़ियां हैं। तुम्हें खरीदना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वे घर पर सिर्फ धूल खाएंगी। फिर मुझे उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। वे दोनों इतनी कन्विंसिंगली बात कर रहे थे कि प्रीति, जो स्थिति से अनजान थी, उसने क्षितिज के फोन की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई, ये सोचकर कि वे वास्तव में गाड़ियों पर चर्चा कर रहे थे। वह मन ही मन प्रशंसा भी कर रही थी कि आरुष का दोस्त उतना ही अमीर था जितना उसने बताया था, जिसके घर पर गाड़ियों का भंडार था।
आकाश को इस बात की परवाह नहीं थी कि आरुष क्या कर रही थी। उसने केवल प्रीति के लाल गालों को देखा और वह उससे पूछे बिना नहीं रह सका, तुमने कितनी पी है। प्रीति ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसने सुना ही नहीं। मेज से अपना गिलास उठाया, फिर से पीने के लिए तैयार। आकाश ने अपना हाथ उसके गिलास पर रख दिया। और मत पियो, यहाँ की शराब तुम्हें बहुत जल्दी नशे में कर सकती है। प्रीति अचानक उसकी ओर देखने लगी। आकाश जी, हमारे लिए दूरी बनाए रखना बेहतर है। यहाँ बहुत सी आंखें हैं। अगर हमारी फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई तो गंगा में कूदने से भी मेरा नाम साफ नहीं होगा। उसके सुंदर और नाजुक चेहरे पर अलगाव का भाव देखकर आकाश को शक्तिहीनता महसूस हुई। वह अब आस्था के साथ चीजों को और देर नहीं कर सकता था। जितनी जल्दी हो सके जनता के सामने चीजों को स्पष्ट करके ही वह उसका खुले तौर पर पीछा कर सकता था। अन्यथा उसे उसके करीब आने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। ये देखकर कि उसने बात करना बंद कर दिया है, प्रीति ने अपने होंठ के कोने को थोड़ा मरोड़ा, फिर अपना सिर पीछे झुकाकर शराब का गिलास खत्म कर दिया। यह उसका तीसरा पेय था। शुरुआत में उसने धीरे धीरे पीने की योजना बनाई थी ताकि बहुत जल्दी नशे में न हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पहले 2 ड्रिंक्स के प्रभाव के कारण था, या आकाश का विरोध करने के उसके दृढ़ संकल्प के कारण। उसने अनियंत्रित रूप से पूरा गिलास नीचे उतार दिया। तीनों ड्रिंक्स आरुष ने मंगवाए थे और हर एक अलग था। आखिरी जो उसने अभी खत्म किया था, मोजिटो कहलाता था। बार में एक बहुत लोकप्रिय पेय पुदीना और नींबू के साथ परोसा जाता था। जब आरुष ने इसे ऑर्डर किया था तो उसने उल्लेख किया था कि इस पेय का स्वाद पहले प्यार जैसा है। प्रीति को अपने पहले प्यार की कोई याद नहीं आई। उसका पहला प्यार उसके बगल में ही बैठा था और वह बस चाहती थी कि वह गायब हो जाए। वह इसे फिर से जीना नहीं चाहती थी क्योंकि यह कड़वा था, मीठा नहीं। हालांकि एक बार जब उसने इसे पिया तो इसमें एक मीठा और खट्टा स्वाद, एक ठंडा और ताज़ा एहसास था। चक्कर और सिरदर्द महसूस करते हुए वह अनजाने में पीछे झुक गई। ये बार वास्तव में शानदार था, सोफा भी आरामदायक था और वह जाने को अनिच्छुक थी। संगीत की मात्रा धीरे धीरे बढ़ी और डांस फ्लो फिर से नाचते हुए पुरुषों और महिलाओं से भर गया, जबकि नियॉन लाइटें और तेजी से और चमकीले ढंग से चमकने लगीं। शुरुआत में प्रीति ने सोचा कि संगीत बहुत जोर से था और इससे उसकी छाती असहज हो गई थी, लेकिन अब वह इसकी आदी हो गई थी। बहरे कर देने वाले संगीत में खुद को डुबोकर असामान्य रूप से आराम महसूस कर रही थी। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया और देखा कि आरुष और क्षितिज चेतन को अनदेखा करते हुए आपस में बात कर रहे थे। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक हुआ चेतन, उसने आरुष से 1,80,000 रुपये उधार लिए थे बिना चुकाए, फिर भी वह एक नए मॉडल की BMW खरीदकर एक धनी आदमी होने का नाटक करता है। अब उसका सामना असली धन से हुआ है। हालांकि प्रीति खुद लग्जरी ब्रांडों का पीछा नहीं करती है, लेकिन उसने आकाश को इतने लंबे समय तक पसंद किया था और उसके साथ 3 महीने का विवाहित जीवन बिताया था। उसे पुरुषों के पहनावे और एक्सेसरीज की काफी समझ थी। क्षितिज ने जो साधारण और साफ शर्ट पहनी थी उसकी कीमत कम से कम 5 अंक थी। और उसने जो घड़ी पहनी थी, एक पाटेक फिलिप, जिसकी कीमत 7 मिलियन से अधिक थी और स्टॉक में नहीं थी। इसके विपरीत चेतन, भले ही उसने इस अवसर के लिए सावधानीपूर्वक कपड़े पहने थे, उसमें वह सहजता और आरामदायक डिमीनर की कमी थी जो क्षितिज में थी। क्षितिज के आने के बाद से चेतन का भाव असामान्य हो गया था और उसकी निगाह अब उतनी कोमल नहीं थी। वह वहां बैठा अकेले पी रहा था। प्रीति उसकी प्रतिक्रिया से हैरान नहीं थी, उसे जो हैरान कर रहा था वह थी आरुष। क्या आरुष को चेतन की सबसे ज्यादा परवाह नहीं थी? उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया और खुद को क्षितिज में व्यस्त कर लिया? वह क्षितिज से क्या बात कर रही थी? वह इतनी तल्लीन और गंभीर लग रही थी। जिस आदमी को वह पसंद करती थी उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। यह अजीब था। आकाश को नहीं पता था कि प्रीति क्या सोच रही थी। उसने केवल उसे क्षितिज को घूरते हुए देखा और वह हंस भी रही थी। उसका चेहरा अप्रिय हो गया। उसने उसकी कार सस्ते में बेचने के लिए क्षितिज के नाम का इस्तेमाल किया था। क्या वह इसके कारण क्षितिज पर फिदा हो जाएगी? जैसे ही वह प्रीति का सिर अपनी ओर मोड़ने वाला था, दूर से एक आश्चर्य से भरी आवाज आई। डॉक्टर प्रीति, ये सच में आप हैं? आकाश ने अपना सिर घुमाया और देखा और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। गुल, प्रीति ने अपने चक्कर को काबू करने के लिए संघर्ष किया और खड़ी हो गई। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने गुल का अभिवादन किया। गुल जी, आपसे यहाँ टकराना क्या संयोग है? उसे देखकर गुल का मूड बहुत अच्छा हो गया। वह जोर से मुस्कुराया, हा हा हा, सच में संयोग है। क्या आपको भी बार में घूमना पसंद है? मुझे आपको पहले ही आमंत्रित करना चाहिए था। ये बार मेरे एक दोस्त का है, मैं इस जगह से अच्छी तरह परिचित हूँ। प्रीति असहज होकर हंसी, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। मेरी दोस्त मुझे लाई है। मुझे नहीं पता था कि गुल जी भी यहाँ होंगे। उसे लगा कि उसका चक्कर और बिगड़ रहा है और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। आकाश उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने सहज रूप से उसे दूर धकेल दिया। जिस पल आरुष ने देखा कि गुल प्रीति की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, उसने क्षितिज को एक तरफ फेंक दिया। प्रीति को पकड़ने के लिए उठी और गुल से कहा, ओह, गुल जी भी यहाँ हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आप हमेशा बार में लड़कियों को उठाते रहते हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते तो आश्चर्य होता। गुल के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हालांकि वह अक्सर बार जाता है, वह हर बार लड़कियों का पीछा नहीं करता है। खासकर पिछले कुछ दिनों से जब वह प्रीति का पीछा कर रहा था, उसने किसी और महिला को छुआ भी नहीं था। प्रीति गलत न समझे, इस डर से उसने असंतुष्ट होकर पलटवार किया, आरुष, अपनी बातों पर ध्यान दो। निराधार आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा को खराब मत करो।
तुम ही हो जो हमेशा बार में पुरुषों को उठाती रहती हो, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती। आरुष चाहती थी कि वह उसे सीधे मुक्का मार दे, कितनी बकवास है। तुमने मुझे कब पुरुषों को उठाते हुए देखा? गुल ने लापरवाही से क्षितिज की ओर इशारा किया, जो उसके सबसे करीब बैठा था। मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। क्या ये वह जिगोलो नहीं है जिसे तुम रखती हो? उसने तुम्हें पिछली बार बार में मनोरंजन कराया था, तुम्हें लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया? आरुष गुस्से से लगभग घुट गई और बोल पड़ी, ये बकवास है, ये वास्तव में आज हमारा पहला समय है। वाक्य के बीच में उसे अचानक एहसास हुआ कि वह गलत बोल गई है। उसने जल्दी से सुधारने की कोशिश की, वह सिर्फ एक दोस्त है। यह इस बार में भी उसका पहला समय है। गुल क्षितिज को नहीं जानता, लेकिन क्षितिज गुल को पहचानता है। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ क्षितिज ने अपना परिचय दिया, गुल जी, मेरा नाम क्षितिज है। मेरी छोटी बहन का नाम क्षितिज है। उसने आपका उल्लेख पहले किया है। गुल थोड़ा अकड़ गया, लेकिन जल्दी से उबर गया, ओह, आप क्षितिज परिवार से हैं, तो आरुष आपको नहीं रख सकती। आरुष बहुत चिढ़ गई, गुल, क्या तुम कभी ठीक से बात कर सकते हो? हालांकि क्षितिज नाराज नहीं हुआ। वह मुस्कुराता रहा, गुल जी, आप मजाक कर रहे हैं। आरुष और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ शराब का आनंद लेने आए हैं और कुछ नहीं। गुल ने केवल ओह में जवाब दिया और कोई और हंगामा नहीं किया। क्षितिज के सामने वह ज्यादा जमीन नहीं रखता क्योंकि उसने कॉलेज में क्षितिज का पीछा किया था, केवल इसलिए उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह बहुत चिपचिपी और पजेसिव थी। आज भी क्षितिज जब भी उसे देखती है, उस पर झपट पड़ती है। वातावरण थोड़ा असहज हो गया। प्रीति ने तनाव कम करने की कोशिश की, हम सब यहाँ दोस्त हैं। अच्छा समय बिताओ, गुल जी। ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं। गुल ने अपने दोस्तों को भी बुलाते हुए सुना, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसने प्रीति के बगल में खड़े आकाश को देखा और कुछ अनजाने में पूछा, आकाश जी, क्या आप भी बार में आते हैं? मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको यहाँ कभी देखा हो। आकाश का उसके सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। बर्फीली आवाज में उसने घोषणा की, तुम अब जा सकते हो। गुल को उसके ठंडे व्यवहार पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में एक संकट का भाव पैदा हुआ, आकाश प्रीति पर अत्यधिक ध्यान दे रहा है। यह उसके जैसा नहीं है। क्या वह उससे प्रीति को चुराने की योजना बना रहा है? वह उस शानदार सुंदरता को जाने नहीं देना चाहता जिसे उसने आखिरकार पाया है। इसलिए उसने प्रीति को ध्यान से देखा, डॉक्टर प्रीति, आप क्यों नहीं मेरे साथ आकर बैठती हैं? मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवा सकता हूँ। प्रीति के जवाब देने का इंतजार किए बिना आकाश ने कोल्डली जवाब दिया, वह नहीं जा रही है। गुल का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। आज क्या हो रहा था? क्यों हर कोई उसके खिलाफ लग रहा था? हर कोई प्रीति का पीछा करने में बाधा डाल रहा था। सबसे पहले उसके अपने पिता थे, उसके बाद प्रीति का छोटा भाई, फिर आरुष और अब आकाश। आज वह इतना बदकिस्मत क्यों था? उसका मूड खराब था, जिससे उसका लहजा काफी कठोर हो गया। आकाश जी, मैं डॉक्टर प्रीति से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। आप उसकी ओर से क्यों बोल रहे हैं? क्या आपकी पत्नी नहीं है? आप डॉक्टर प्रीति के इतने करीब क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर प्रीति को अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हैं? चुप रहो। आकाश नहीं चाहता था कि प्रीति उसके कारण अपनी प्रतिष्ठा खराब करे। उसने कड़े शब्दों में आदेश दिया, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। घर पर बिगड़ेल होने के कारण गुल निडर था। उसने आकाश के साथ मौखिक रूप से मुकाबला किया, आकाश, तुम्हें जाना चाहिए। मैं अकेला हूँ। मैं खुले तौर पर प्रीति का पीछा कर सकता हूँ। और तुम, क्या तुम सार्वजनिक रूप से कबूल करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम हिम्मत नहीं करते, तो मेरे कबूलनामे को रोकना बंद करो। आकाश का चेहरा इतना काला पड़ गया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। गुल के ताने से भड़का हुआ, लेकिन वह वास्तव में इस समय प्रीति के प्रति अपनी भावनाओं को कबूल नहीं कर सकता था। अगर वह उसके थोड़ा करीब भी आता, तो गपशप शुरू हो जाती, जिससे उसका जीवन मुश्किल हो जाता। उसने गुल को कोल्डली देखा, तुम कबूल करने के लायक हो। यह मत भूलो कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। एक बेकार, महिलाओं के पीछे भागने वाला निकम्मा। तुम केवल मनोरंजन के लिए प्रीति को चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह सहमत होगी? मूर्ख तुम। उन्हें लड़ाई पर उतरने की चिंता थी। प्रीति ने तुरंत हस्तक्षेप किया, बस रुक जाओ। हम सब यहाँ मजाक करने के लिए हैं। हंगामा मत करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। उसने अपने चक्कर को दबाने के लिए संघर्ष किया। आरुष का सहारा लेते हुए उसने गुल से कहा, गुल जी, मेरी दोस्त यहाँ है। मैं आज आपकी तरफ नहीं जा रही हूँ, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। गुल वास्तव में एक तमाशा बनाना चाहता था और आकाश को अपमानित करना चाहता था। हालांकि प्रीति को स्थिति शांत करने की कोशिश करते देखकर वह उसे इसमें घसीटना और उसे दुखी करना नहीं चाहता था, जिससे बाद में उसका पीछा करना मुश्किल हो जाएगा। उसने आकाश को गुस्से से घूर कर देखा, फिर प्रीति से कुछ दोस्ताना शब्द कहे इससे पहले कि वह अनिच्छा से चला गया और अपनी सीट पर लौट आया। उसे जाते देखकर प्रीति ने आखिरकार राहत की सांस ली और सोफे पर वापस बैठ गई। उसने अपने बगल में बैठे आकाश को देखा, उसके गहरे और बर्फीले भाव को देखकर, और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान देखकर आरुष खुद को उसकी जांघ थपथपाने से नहीं रोक पाए। हे भगवान, तुम अभी भी हंस सकती हो। वह शातिर गुल, वह बहुत ज्यादा है। प्रीति, तुम्हें भविष्य में उसे अनदेखा करना चाहिए। वह अच्छा आदमी नहीं है। प्रीति उस पर झुक गई। उसकी जांघ थपथपाने से थोड़ी दर्द हुई, लेकिन वह मुस्कुराए, आरुष, धन्यवाद।
लेकिन मेरे पास कुछ कारण हैं जिनके लिए मुझे उसके करीब आना चाहिए। संगीत बहुत जोर से था। आरुष ने उसे साफ नहीं सुना। तुमने क्या कहा? क्या कारण? कुछ नहीं। आकाश को गुस्सा दिलाना प्रीति को काफी खुश कर गया। अतीत में जब भी आकाश और आस्था उसे परेशान करते थे तो वह असहाय और दयनीय महसूस करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंततः पासा पलट जाएगा और अब आकाश को गुस्सा दिलाने की बारी उसकी थी। वह किसी तरह गुल की थोड़ी आभारी थी। उसने इस छोटी सी घटना को दिल पर नहीं लिया क्योंकि वह अब भी अच्छे मूड में थी। उसे अब बस थोड़ी सी परेशानी थी कि उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। उदाहरण के लिए ऐसा लग रहा था कि आरुष के अब 3 सिर थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 सिरों वाली आरुष अब भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वह इसके लिए उसे कभी भी घृणा नहीं करेगी। उसने आरुष की बांह पकड़ ली और विनती की, आरुष, क्या तुम मुझे एक और ड्रिंक दिला सकती हो? वह जो पहले था वह सच में बहुत अच्छा था। आरुष ने उसके चेहरे को देखा जो शराब से असामान्य रूप से चमकदार और आकर्षक था और उसका दिल नर्म हो गया। वह सहमत होने ही वाली थी जब उसने आकाश की बर्फीली निगाह पकड़ी। तुरंत वह चौंक गई, जल्दी से कहा, नहीं, तुम पहले ही नशे में हो चुकी हो, तुम और नहीं पी सकती। प्रीति ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं, फिर उसकी ओर एक उंगली उठाई, बस एक गिलास, बस एक और गिलास, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, मैं नशे में नहीं हूँ। हर शराबी कहता है कि वह नशे में नहीं है, लेकिन वे पहले ही इतने नशे में होते हैं कि उन्हें उत्तर से दक्षिण का पता नहीं चलता। मैं तुम्हें जूस दिलाती हूँ, तुम जूस पी सकती हो। शराब ने उसके मस्तिष्क को सुन्न कर दिया था और प्रीति को पलटवार करने में थोड़ा समय लगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब हम पहली बार आए थे तो जूस पीना उबाऊ था? नहीं, मुझे पीना है, यह अधिक दिलचस्प है। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे थे तो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सहनशीलता इतनी खराब थी। तुम सच में और नहीं पी सकती, यहाँ की शराब का मजबूत आफ्टर इफेक्ट होता है, तुम्हें जल्द ही यह महसूस होगा, जूस पियो, मुझ पर भरोसा करो। प्रीति के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह ठीक है। रंगीन रोशनी के नीचे आकाश एक तरफ बैठा प्रीति को देख रहा था जो स्पष्ट रूप से नशे में थी। गुल के उकसावे से भड़का गुस्सा गायब हो गया था, उसकी जगह एक नामहीन दिल का दर्द और एक कोमलता जिसने वह वर्णन नहीं कर सका। यहाँ बहुत सारे लोग थे, वह उसे पकड़ नहीं सकता था, वह केवल उसे आरुष पर झुके हुए देख सकता था, आरुष की बांह को अंतरंगता से पकड़े हुए। एक पल के लिए उसे आरुष से ईर्ष्या का झटका लगा, कामना की कि वह उसकी जगह ले सकता। जूस जल्दी से परोसा गया। आकाश ने इसे लिया, ढक्कन खोल दिया और प्रीति के लिए एक कप में उंडेल दिया। प्रीति मुड़ी और उसकी ओर देखा, उसे आकाश के रूप में पहचानने में थोड़ा समय लगा और सिर हिलाया, मैं वह नहीं पीऊंगी जो तुमने उंडेला। आकाश ने उसे अपनी बाहों में खींचने के आवेग का विरोध किया और हल्के से कहा, अगर तुम अपनी शराब को संभाल नहीं सकती तो भविष्य में कम पियो। तुम अब लगभग पहचानने लायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। प्रीति की जीभ भारी महसूस हुई और वह लड़खड़ा गई, कौन कहता है कि मैं लोगों को पहचान नहीं सकती? अगर तुम राख भी बन जाओ तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। मैंने तुम्हारे साथ खत्म नहीं किया है। तुम मुझे पहचान सकती हो तो मुझे बताओ मैं कौन हूँ? तुम एक लू उपनाम वाले, तुम बदमाश हो। ठीक है, वह अब भी जानती है कि उसका उपनाम लू है। उसे देखते हुए, आकाश तुम नशे में हो, घर जाने का समय है। तुम मेरे बॉस नहीं हो। आरुष, चलो चलते हैं, वह नशे में है। ओह, ठीक है, दूसरे भाई। आरुष ने जल्दी से प्रीति को खड़ा किया, चलो चलते हैं, प्रीति, घर जाने का समय। प्रीति का मस्तिष्क धीमा था और वह आरुष के पीछे बाहर चली गई। जब वह बाहर निकली तभी उसे ऐसा लगा जैसे वह बादलों पर कदम रख रही हो, इतना चक्कर आ रहा था। चक्कर महसूस करते हुए उसे आरुष द्वारा आकाश की कार में मदद मिली। ठंडी हवा चली जिससे वह थोड़ी होश में आई, मैं तुम्हारी कार में नहीं बैठ रही हूँ। आकाश भी कार में बैठ गया, उसे उसकी सीट पर धक्का दिया, अगर तुम मेरी कार में नहीं बैठोगी तो किसकी कार में बैठोगी? मेरे पास मेरी अपनी कार है, मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए। आरुष जल्दी से हस्तक्षेप करती है, प्रीति, तुम आज ड्राइव करके नहीं आई, तुम्हें याद नहीं है? प्रीति की निगाह धुंधली है, मैं यहाँ ड्राइव करके नहीं आई। हाँ, मेरे दूसरे भाई को तुम्हें आज रात घर ले जाने दो, अच्छी लड़की बनो। प्रीति ने भौहें सिकोड़ी, ध्यान से सोच रही थी कि क्या वह यहाँ ड्राइव करके आई थी या नहीं। जब वह सोच रही थी, क्षितिज और चेतन भी बार से बाहर आ गए। आरुष जानती थी कि वे अभी बार में बिल का भुगतान करने गए थे। इस डर से कि चेतन ने पैसे खर्च किए होंगे, उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, बिल किसने चुकाया? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। वह पैसे क्षितिज को ट्रांसफर करने का दिखावा करना चाहती थी ताकि चेतन के गौरव को चोट न पहुंचे। अगर उसने सीधे चेतन को ट्रांसफर कर दिया तो वह निश्चित रूप से परेशान हो जाएगा। जवाब में क्षितिज ने उसकी ओर मुस्कुरा दिया, मैंने हमारी टेबल का भुगतान किया और मैंने तुम्हारी टेबल का भी भुगतान किया। क्या हम दोस्त नहीं हैं? तुम मुझे ये छोटी सी राशि ट्रांसफर करना चाहती हो? आरुष को अचरज हुआ, चेतन ने उनका बिल नहीं चुकाया था। उसकी और जयंत की बस आज दूसरी ही मुलाकात थी। बिल तो चेतन को भरना चाहिए था, जयंत को नहीं। इस बार की कीमत उसे पता थी। प्रीति, चेतन और उसने मिलकर कम से कम 20,000 की ड्रिंक्स ली थीं। उसे यह ठीक नहीं लगा कि जयंत सब कुछ भरे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह किसी और वक्त जयंत को पैसे चुका देगी। उसने जयंत की तरफ देखकर एक चमकदार मुस्कान दी, शुक्रिया, मेरी तरफ से तुम्हें एक अच्छी दावत पक्की।
इतना कहकर वह चेतन की कार में बैठने ही वाली थी कि आकाश ने उसे रोक लिया। आरुष, आरुष मुनि, क्या है सेकंड ब्रदर? तुमने मुझे बताया नहीं, ये कौन है? आरुष ने सोचा था आकाश उसके मामलों में दखल नहीं देगा, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, यह मेरा दोस्त है, नाम चेतन है। हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं, नहीं, नहीं। वह कैसे मान लेती कि वह उसका बॉयफ्रेंड है? और वैसे भी चेतन ने कभी उसे गर्लफ्रेंड बनने को कहा ही नहीं था, इसलिए उसे जोर देकर मना करना पड़ा। अगर नहीं है तो तुम जयंत की कार से जाओगी। हम, क्या हुआ? जल्दी करो, जयंत तुम्हें घर छोड़ देगा। तुमने काफी पी रखी है, अकेले घर जाना सुरक्षित नहीं है। आरुष ने उसे घूर कर देखा और हिचकते हुए पूछा, सेकंड ब्रदर, क्या क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? आकाश का चेहरा शांत रहा, मुझे डर है कि तुम बहुत भोली हो, इतनी भोली कि अगर कोई तुम्हें बेच भी दे तो तुम उन्हें पैसे गिन कर दोगी। हमारा परिवार ऐसी शर्म वहन नहीं कर सकता। आरुष ने तुरंत सफाई दी, चेतन ऐसा नहीं है, वह सच में बहुत अच्छा है। आकाश ने चेतन पर एक नजर डाली, फिर अपनी निगाहें फेर ली, जयंत तुम्हें लेकर जाए। मैं तीसरी बार नहीं दोहराना चाहता, पर मैं। अचानक कार की खिड़की से प्रीति ने अपना सिर बाहर निकाला, नशे में लड़खड़ाती हुई बड़बड़ाई, वह अच्छा आदमी नहीं है। उसके शब्द बिखरे हुए और अस्पष्ट थे, लेकिन मौजूद सभी लोग जानते थे कि वह जिस बुरे आदमी की बात कर रही थी, वह निश्चित रूप से जयंत नहीं था। आखिरकार जब से उसने जयंत को देखा था, उसके चेहरे पर कृतज्ञता थी। आरुष बेबस थी, लेकिन एक नशे में धुत व्यक्ति से बहस करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, और आकाश के आदेश की अवज्ञा करने की तो बिल्कुल नहीं। वह सिर्फ चेतन के पास गई और उससे धीरे से माफी मांगी। चेतन की कोमल और समझने वाली आवाज में कोई बात नहीं सुनने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और जयंत की कार में बैठ गई। उसे कार में बैठते हुए देखकर आकाश ने आखिरकार कार का शीशा ऊपर कर लिया, जिससे देर रात की ठंडी हवा बाहर ही रह गई। फिर उसने अपने सहायक को जाने का निर्देश दिया और वह घनी रात में तेजी से ओझल हो गया। जयंत भी अपनी कार में बैठ गया और आरुष को लेकर चला गया। वहां सिर्फ चेतन ही खड़ा रह गया, जयंत की बेंटले की तरफ देखते हुए, जिसकी कीमत 4 करोड़ से अधिक थी, और फिर अपनी BMW को देखते हुए, जिसकी कीमत 1 करोड़ से थोड़ी अधिक थी। उसे उदासी और रोष का एहसास हुआ। उसे अपनी BMW के लिए कर्ज का प्रबंधन करने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जबकि जयंत जैसे लोग एक धनी पारिवारिक नींव पर खड़े होकर लापरवाही से करोड़ों की कारें खरीद सकते थे, और यहां तक कि उनकी घड़ियां भी कई BMW खरीद सकती थीं। उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। पैसा, उसे पैसा चाहिए, और ज्यादा पैसा। उसे अपने बिजनेस का विस्तार और मजबूती करनी थी, ताकि कोई उसे फिर से कम ना आके। शुरू में उसने सोचा था कि वर्मा परिवार की सदस्य होने के नाते आरुष के पास भरपूर संसाधन और कनेक्शन होंगे जो उसके बिजनेस में बहुत मदद करेंगे। लेकिन वह गलत था, आरुष पूरी तरह से बेकार थी। जब उसने उससे पैसे उधार लेने की कोशिश की तो वह उसे कोई पैसा नहीं दे पाई। वह एक अमीर परिवार की बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक गरीब व्यक्ति की तरह थी। वह पहले अनभिज्ञ था, लेकिन अब वह समझ गया है, वर्मा परिवार की दूसरी शाखा पहली शाखा जैसी नहीं है। पहली शाखा अमीर थी, लेकिन दूसरी शाखा के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। शायद अब उसका लक्ष्य बदलने का समय आ गया था। उसने उस पर बहुत समय बर्बाद कर दिया था। उसे एक वास्तविक उत्तराधिकारिणी पर निशाना साधना चाहिए, न कि आरुष जैसी नकली पर, जो लग्जरी में रहने का दिखावा करती है, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं दे सकती। आरुष जयंत की कार में बैठी बार बार पीछे देख रही थी। उसने चेतन को देखा, जो देर तक ठंडी हवा में खड़ा रहा। वह अपराधबोध और सहानुभूति से भरी हुई थी। जयंत ने भी आज रात पी रखी थी, इसलिए ड्राइवर वह नहीं, बल्कि उसका निजी ड्राइवर था। ये देखकर कि आरुष बार बार पीछे देख रही थी, उसने आराम से कहा, मिस आरुष, प्रेसिडेंट आकाश ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए आपको घर छोड़ने को कहा है। देर हो चुकी है, और अगर आप दूसरों के साथ बाहर होती तो उन्हें चिंता होती। जब आप वापस जाएं तो अपने दोस्त को स्थिति समझा देना। आरुष वास्तविकता में लौटी, अपनी भावनाओं को दबाया और उसे एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। ठीक है, मैं समझती हूँ मिस्टर जयंत, इतनी देर रात मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। उसे जयंत कहने के बजाय मिस्टर जयंत कहते हुए सुनकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह ज्यादा सही था। उसका लहजा न तो बहुत दोस्ताना था और न ही बहुत उदासीन, एकदम सही संतुलन साध रहा था। आपका स्वागत है, यह मेरा फर्ज है क्योंकि आप प्रेसिडेंट आकाश की बहन हैं। ओह हाँ, प्रीति के बारे में अगर आप उससे मिलें तो कृपया कुछ भी जुबान से न फिसलने देना। मैं मामले के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को समझ चुका हूं और कुछ भी प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी समस्या यह है, मेरे पास मिस प्रीति का वीचैट नहीं है, इसलिए अगर वह प्रेसिडेंट आकाश से वहां बात करती है तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे डर है कि मैं खेल बिगाड़ सकता हूं। आरुष को भी परेशानी महसूस हुई। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? आप दोनों के पास एक दूसरे का वीचैट भी नहीं है, इसलिए फिसलना यकीनन आसान है। मिस आरुष, हम मिस प्रीति को सच क्यों नहीं बता देते? उन्हें बताओ कि यह प्रेसिडेंट आकाश है, मैंने नहीं, जिसने उन्हें कार बेची। वह इसके लिए आभारी लगती हैं और मुझे ये कृतज्ञता अयोग्य रूप से स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इस अच्छे काम का श्रेय प्रेसिडेंट आकाश को जाना चाहिए। आरुष ने सिर हिलाया, यह मेरे हाथ में नहीं है। यह मेरे सेकंड ब्रदर की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं प्रीति को सच बताने की हिम्मत नहीं करूंगी।
मैं समझा। मिस्टर जयंत, आप मेरे सेकंड ब्रदर के कुछ ही दोस्तों में से एक हैं। क्या आप उन्हें मना सकते हैं? वह बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रीति को कार देने की योजना बनाई थी, लेकिन वह इसे आपके नाम पर पास कर देते हैं और इसे उन्हें कम कीमत पर बेचते हैं। मैं सचमुच उनकी विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पा रही हूँ। इस पर जयंत कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि मैं वास्तव में प्रेसिडेंट आकाश का दोस्त हूँ, मैं भी उनके कई विचारों को नहीं समझ सकता। जैसा कि आप जानती हैं, वह एक जीनियस हैं और हम बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन्हें मना सकता हूँ। आरुष ने जब उसकी कड़वी मुस्कान देखी, तो उसने अचानक एक भाईचारे की भावना महसूस की। शायद जयंत भी उसके सेकंड ब्रदर द्वारा स्थापित कठोर शासन के तहत जी रहा होगा। उसका सेकंड ब्रदर सचमुच एक शैतान था। इस क्षण वही शैतान जिसके बारे में आरुष शिकायत कर रही थी, आकाश अपनी कार में बैठा था, प्रीति को अपनी बाहों में लिए हुए। प्रीति ने शुरू में उसे पकड़ने से मना कर दिया, लेकिन उसने उसके संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया और उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उसने यहाँ तक कि सहायक को प्रीति के घर की तरफ नहीं, बल्कि अपने विला की तरफ ड्राइव करने का निर्देश दिया। सिर्फ जब वे विला तक पहुंचे और आकाश उसे कार से बाहर ले गया, तभी उसे एहसास हुआ कि वे उसके घर पर नहीं, बल्कि आकाश के घर पर थे। उसका आधा नशा तुरंत उतर गया। आकाश, हम जवाब में एक धीमी आवाज पाकर आकाश उसे पकड़े हुए लिविंग रूम में गया और सीधे ऊपर की तरफ बढ़ गया। हैरान और गुस्से में प्रीति ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे घर छोड़ रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया, ये तुम्हारा घर भी है। यह नहीं है। संघर्ष करते हुए प्रीति ने कहा, मुझे नीचे उतारो, मुझे घर जाना है। आकाश उसे बेडरूम में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया, और जैसे ही वह उसके जूते उतार रहा था, उसने कहा, आज रात यहीं सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह घर छोड़ दूंगा। जैसे ही वह ध्यान नहीं दे रहा था, प्रीति ने तुरंत बिस्तर से उठने की कोशिश की। अपने जूते पहनने की भी परवाह न करते हुए उसने जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर उसकी अपनी मर्जी से चलते हुए लग रहे थे। सिर्फ 2 कदमों के बाद वह अपना संतुलन खो बैठी और चक्कर आने से जमीन पर गिर गई। प्रीति ने उसे धक्का दिए बिना नहीं रह सकी। आकाश, उठो, मुझे घर जाना है। बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम इतनी देर से घर जाती हो तो तुम्हारी दादी जाग जाएंगी? मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। मैं चुप रहूंगी और उन्हें नहीं जगाऊंगी। मैं अच्छा आदमी नहीं बन रहा हूँ। मैं एक कैसे हो सकता हूँ? यहाँ तक कि एक होने का नाटक करना भी मेरी शैली नहीं है। तुम मुझे ज्यादा आंक रही हो। मैं बस नहीं चाहता कि तुम जाओ, बस यही बात है। प्रीति को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसके सीधे आत्म मूल्यांकन ने उसे अवाक कर दिया। उसे क्या कहना चाहिए था? उसने उसे नफरत से घूरा, सिर्फ ये देखने के लिए कि वह उसे फिर से चूमने के लिए झुक रहा है। उसने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया। क्या तुम स्नान करने नहीं जा रहे थे? आकाश ने उसके हाथ की हथेली को चूमा और शांत ढंग से जवाब दिया, साथ में। प्रीति ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और उसने जहां चूमा था उस जगह को कंबल पर पोंछ लिया। मैं तुम्हारे साथ स्नान नहीं कर रही हूँ, ख्वाब देखना बंद करो। आकाश ने बस उसे उठा लिया, इस पर तुम्हारी कोई राय नहीं है। घबराकर प्रीति ने संघर्ष किया, आकाश, मुझे नीचे उतारो। तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसे मजबूती से पकड़े हुए आकाश बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। एक बॉयफ्रेंड के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्नान करने में कुछ भी गलत नहीं है। पुलिस इतने तुच्छ मामले में दखल नहीं देगी। लगभग अपनी ही लार से दम घुटते हुए प्रीति ने पलटवार किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अगर मैं कहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम हो। हमने अतीत में कभी आधिकारिक तौर पर डेट नहीं किया। क्या हम भविष्य में उसे सही कर सकते हैं? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कौन तुम्हें डेट करना चाहता है? खुद को ज्यादा मत आंको। प्रीति गुस्से में थी और चाहती थी कि वह आकाश को बाहर निकाल दे। मुझे अब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। साथ ही तुम्हारी शादी आस्था से हुई है। अब डेटिंग की बात करना सही है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितने गलत हो? उसे बाथरूम की दीवार के खिलाफ कसकर पकड़े हुए आकाश ने धीमी आवाज में कहा, प्रीति, तुम एकमात्र महिला हो जिसके साथ मैं रहा हूं। मैंने किसी और को कभी नहीं छुआ। प्रीति अब और सहन नहीं कर सकी और उसकी सांसें अनियमित हो गईं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आकाश ने उसे उठाया और उसे अपने पैरों पर रखा, मोहक तरीके से जवाब दिया, मेरे एक चुंबन के बिना भी तुम सांस से बाहर कैसे हो सकती हो? प्रीति भागने की कोशिश करते हुए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आकाश ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को कैद कर लिया, गहराई से लिप्त हो गया। शुरू में वह संयमित और कोमल था। जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, उसने अपनी हिचक खो दी। उसे इतना कसकर अपनी तरफ खींचते हुए वह उसे निगल जाना चाहता था और उसके साथ एक हो जाना चाहता था। इतनी लंबी अवधि के लिए उसे तरसने से उसके सपने भी उसकी उपस्थिति से भर गए थे। अब जब वह उसकी बाहों में थी तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था? उसके कपड़े एक एक करके जमीन पर गिर गए, क्योंकि गर्म पानी उस पर बरस रहा था, उसे भिगो रहा था। उसकी उंगलियां उसकी नाजुक त्वचा को छू रही थीं, उसकी फटकारें और चीखें उसके कान में गूंज रही थीं। फिर भी आकाश ने अब परवाह नहीं की। चाहे वह कितना भी चिल्लाए या उसे काटे, उसने जाने नहीं दिया। आखिरकार उसकी ताकत उससे मेल नहीं खाती थी। वह आज रात बच नहीं सकती थी।
यह महसूस करते हुए कि वह बच नहीं सकती, प्रीति और भी जोर से रोने लगी। आकाश, तुम कमीने हो। उसके आंसू और गर्म पानी आपस में मिल गए, जिससे वह बेबस और डरी हुई महसूस कर रही थी। यह उसके प्रति डर नहीं था। जो होना था वह हो चुका था। वह डर गई थी क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसका विरोध करने में असमर्थ थी। ऐसा क्यों था कि इतने समय के बाद भी वह उनके अंतरंग पलों के दौरान अनैच्छिक रूप से उसे गले लगा लेती थी। वह अभी भी कांप रही थी, वह अभी भी छू गई थी। हालांकि अपेक्षित दर्द नहीं आया। इसके बजाय वह एक गर्म आलिंगन में गिर गई। आकाश ने उसे पकड़ा, उसकी आवाज में कुछ हद तक बेबसी थी। तुम शराब के कारण मुश्किल से चल पा रही हो और तुम अभी भी भागना चाहती हो। तुम्हारी सहनशीलता को देखते हुए तुम्हें आरुष के साथ बार में जाने की अब अनुमति नहीं है। प्रीति को बहुत अफसोस हुआ। उसे अपने पे के साथ लालची नहीं होना चाहिए था, उसे एक राउंड के बाद रुक जाना चाहिए था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शराब उसे इतना जोर से मारेगी। उसे आकाश ने वापस बिस्तर पर लाया। फिर उसने आकाश को कपड़े उतारना शुरू करते हुए देखा। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। आकाश ने उसे देखा, अपना सूट उतारा, अपनी शर्ट के 2 बटन खोले और उदासीनता से कहा, मैं बस स्नान करने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? या क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? मैं नहीं चाहती। मेरे शब्दों को मत तोड़ो मरोड़ो। आकाश ने अपनी शर्ट उतार दी, उसकी कलाई पकड़ी और उसे दबाया। मैं गलत था। प्रीति को नहीं पता था कि वह इस समय क्या खेल रहा है। क्या? मुझे अफसोस है। किस बात का अफसोस? तलाक लेने का अफसोस। प्रीति कड़वाहट से हंसी। आकाश, तुम सचमुच एक पूरे कमीने हो। तुम तलाक को लेकर इतने दृढ़ थे, अब तुम कहते हो कि तुम्हें अफसोस है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि मैं नशे में हूं? मैं नशे में नहीं हूं। तुम्हारा अफसोस बेकार है। आकाश ने उसे नीचे देखा, सोचते हुए कि गुस्से में भी वह प्यारी लग रही थी। वह गुस्से में पूरी तरह से भर गई थी, उसकी आंखों में धुंध की एक परत लग रही थी। बहुत सुंदर जब वह उसे नजरअंदाज करती थी, उससे कहीं ज्यादा जीवंत। दरअसल उसने उसे पहले कभी गुस्से में नहीं देखा था। इससे पहले कि उसने तलाक का प्रस्ताव रखा, वह हमेशा कोमल, उसका आज्ञाकारी थी और उसने कभी उसे शाप नहीं दिया और न ही उस पर आवाज उठाई। लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया कि वह कितनी अच्छी थी और उसने कभी उसके बलिदानों को नहीं देखा, उसे हल्के में लिया। वह नहीं जानता था कि उसने उसकी वजह से कितना दुख सहा था। अपराधबोध और दिल के दर्द की भावनाएं उसके दिल में फैल गईं। उसने चोरी से उसे एक चुंबन दिया जब वह ध्यान नहीं दे रही थी। दरअसल मैं तलाक को लेकर इतना दृढ़ नहीं था। प्रीति ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं सच में तलाक चाहता तो कई तरीके थे, कानूनी, गैर कानूनी, खुले, गुप्त। अन्य बातों के अलावा मुझे पता है कि अगर तलाक समझौता 5 करोड़ से अधिक हो जाता तो तुम हस्ताक्षर करती। आखिरकार जब प्रमोद की कंपनी दिवालिया हो गई और 40 लाख का कर्ज चुका नहीं सकी तो तुम उसके लिए कर्ज साफ करना चाहती थी। प्रीति के चेहरे से सारी भावनाएं मिट गईं। उसने शून्य में आकाश को घूर कर देखा। तुमने जानबूझकर मुझे एक छोटा समझौता दिया। हाँ, मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें पर्याप्त नहीं दिया तो तुम हस्ताक्षर नहीं करोगी। क्यों? क्या तुम मुझसे तलाक लेने के लिए उत्सुक नहीं थे ताकि तुम आस्था से शादी कर सको? मैं उत्सुक नहीं था। मुझे पता था कि मैंने तलाक मानकर तुम्हें गलत किया, इसलिए मैं तुम्हें मुआवजा देना चाहता था। हालांकि अवचेतन रूप से मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पर्याप्त मुआवजा मिले ताकि तुम इतनी जल्दी हस्ताक्षर न करो। सच कहूं तो उसे बाद में तलाक लेने का अफसोस होने लगा था और उसने जानबूझकर प्रक्रिया में कई बार देरी की थी। अगर गर्भपात की घटना नहीं हुई होती, जिसे उसने गलती से मान लिया था कि उसने पैसे पाने के लिए प्रेरित किया था, तो हो सकता है कि उसने तलाक नहीं लिया होता। प्रीति ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, अब आकाश को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इस समय वह गहरा स्नेह दिखा रहा था, सिर से पैर तक अपराधबोध की भावना बिखेर रहा था। उसे डर था कि अगर उसकी गहरी, तीव्र आंखों पर उसकी नजर पड़ी तो वह पिघल जाएगी। उसने पहले ही अपनी शर्ट उतार दी थी, उसके ऊपरी शरीर की मजबूत, परिपूर्ण मांसपेशी रेखाएं सामने आ गईं। उसके शरीर की गर्मी उसके पतले कश्मीरी स्वेटर में घुस रही थी, जिससे उसके लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो गया था। एक अचेत अवस्था में उसका चुंबन फिर से उस पर पड़ा। प्रीति ने जल्दी से अपना सिर एक तरफ मोड़ लिया, तो उसका चुंबन उसके गाल पर पड़ा। उसके होंठ ठंडे और मुलायम थे, उसकी अनोखी ठंडी सांस उसकी त्वचा में रिस रही थी। तर्क और भावना ने प्रीति के दिमाग में एक भयंकर लड़ाई लड़ी। एक पल तर्क हावी हो गया, उसे बता रहा था कि उसे दूर धकेल देना चाहिए क्योंकि वह एक कमीना था। अगले पल भावना हावी थी, उसे बता रही थी कि वह उसे गले लगा सकती है। आखिरकार वह उसका आदमी था, उसे उसके साथ जो चाहे करना चाहिए। इससे पहले कि वह अपना मन बना पाती, उसके होंठ फिर से उसके होंठों पर उतर आए। उसके होंठों को काट लेने के बाद भी उसने उसे चूमा, एक पागल आदमी की तरह दर्द से बेपरवाह। शराब के लंबे समय से चल रहे प्रभाव सतह पर आने लगे और प्रीति को लगा कि उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया है, सिर्फ चक्कर और अस्थिरता महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे आकाश की सुगंध में खुद को खो बैठी। बाथरूम में गर्म भाप भर गई, चारों ओर फैलकर एक स्वप्निल दृश्य बना रही थी, नश्वर लोगों को भोग की ओर लुभा रही थी, जिससे वे समय का ट्रैक खो रहे थे।
एक अनिश्चित समय के बाद जब भाप छंट गई, आकाश उसे बाथरूम से बाहर उसके कमरे में ले गया। उसने प्यार से उसके गाल को छुआ, धीरे से पूछा, सोना चाहती हो? उस चक्कर के बाद शांत तर्क प्रीति में लौट आया था और शराब का असर भी गुजर चुका था। वह आकाश को शाप देना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही अपने सारे शाप खत्म कर दिए थे। वह कम से कम परवाह करता हुआ नहीं लग रहा था। पराजित होकर प्रीति ने खुद को कंबल में लपेट लिया। मुझे भूख लगी है। उसने बाहर जाने से पहले कुछ नहीं खाया था और वहां सिर्फ पॉपकॉर्न और नट्स खाए थे, और आकाश के साथ सभी प्रयासों के बाद वह बहुत भूखी थी। बिना खाए सोने के लिए बहुत भूखी। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। तुम क्या खाना चाहती हो? कुछ जो जल्दी से पकाया जा सके, मैं इंतजार नहीं करना चाहती। फ्रीजर में हमारे पास पकौड़े हैं, क्या तुम कुछ चाहती हो? हाँ, कृपया। ठीक है, यहीं इंतजार करो। आकाश ने उसे चूम लिया और फिर अपने लबादे में नीचे की तरफ गया। 10 मिनट बाद वह भाप से भरी पकौड़ों की एक प्लेट के साथ वापस आया। प्रीति अपने कंबल में बैठ गई, बिना किसी शिष्टाचार के आदेश जारी किए, मुझे एक लबादा ला दो। आकाश ने प्लेट नीचे रखी और उसके लिए एक लबादा लाया। जब प्रीति ने लबादा लिया और उस पर टिकी उसकी आंखों में तीव्रता देखी, तो वह शर्मा गई। मुड़ जाओ, झांकना नहीं। आकाश मुस्कुराया, फिर भी आज्ञाकारी तरीके से अपनी निगाहें फेर लीं। ठीक है, जैसा तुम कहो। वह पहले ही सब कुछ देख चुका था और वह अभी भी खुद को मूर्ख बना रही थी। कितनी मूर्ख! ये देखकर कि वह मुड़ गया था, उसने तुरंत लबादे में फिसल गई और बेल्ट को कसकर बांध लिया ताकि कोई आकस्मिक प्रदर्शन न हो। कपड़े पहनने के बाद उसने पकौड़ों पर काम शुरू कर दिया। आकाश उसके बगल में बैठ गया, उसे पकौड़ों का आनंद लेते हुए देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितनी ज्यादा भूखी थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया। आज रात कुछ नहीं खाया? प्रीति ने सहमति की एक दबी हुई आवाज दी। मैं तुम्हें उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं अन्यथा खाने के लिए कुछ व्यवस्थित करता। अगली बार और जमे हुए पकौड़े नहीं। अपने गाल भरे हुए प्रीति ने उसे एक नजर दी। अगली बार नहीं होगी। वह फिर कभी आने के बजाय मर जाएगी। आकाश बस हंसा, बिना किसी पलटवार के, बस इतना कहा, खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी ला दूंगा। प्रीति थोड़ी संतुष्ट थी, कम से कम वह पानी लाने के लिए पर्याप्त ध्यान रखता था। एक पल बाद आकाश गर्म पानी का एक कप लाया। ये देखकर कि उसके हाथ कटोरी और चॉपस्टिक से भरे हुए थे, उसने उसे पानी पिलाया। प्रीति ने नखरे नहीं किए, उसकी मदद स्वीकार कर ली। पीने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह गर्म शहद का पानी था। उसके अंदर कुछ हलचल हुई। जब भी वह एक व्यावसायिक रात्रिभोज से वापस आता, वह उसके लिए गर्म शहद के पानी का एक कप बनाती। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे याद होगा। मीठा शहद का पानी निगलने के बाद उसने आकाश से पूछा, तुमने शहद खरीदा? ये वही है जो तुमने खरीदा था? ये बचा हुआ है जो मैंने खरीदा। कितना समय हो गया है? क्या ये खराब नहीं हो गया है? शहद की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। ये खराब नहीं होता। तुम कितनी बेवकूफ हो। आकाश की गहरी, शांत आवाज में गर्मजोशी का एक संकेत था। उसने प्रीति को अपने करीब खींचा और फुसफुसाया, मुझे एक खाने को दो। प्रीति ने कटोरा पकड़ा, तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। कंजूस, मुझे नहीं दोगी? बनाया तो मैंने ही था। बनाया हो तो क्या, अब यह मेरा है, मेरे लिए ही मुश्किल से पूरा पड़ेगा, क्यों दूंगी तुम्हें? नीचे एक और कटोरा है। मैंने 2 बनाए थे, अगर यह काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए और ला सकता हूँ। तो जाकर वह खाओ, पर मुझे तुम्हारे कटोरे में से खाना है। प्रीति ने उसे घूर कर देखा, समझ गई कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने उसे अनदेखा किया और अपना खाने लगी। पर वह लगातार उसे देखता रहा, मानो उसके कटोरे में रखी मोमो डम्पलिंग्स कोई दावत हो। प्रीति ने उसकी तरफ देखा और अंत में मान गई। उसने एक मोमो उठाया और उसके होठों पर लगाया, सिर्फ एक दूंगी। आकाश हंसा, मोमो को निगल गया, उस पर उसकी पकड़ और कस गई। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। उसने कुछ सोचा, बाथरूम में जाकर हेयर ड्रायर लिया, उसके पीछे बैठ गया और सावधानी से उसके बाल सुखाने लगा। प्रीति ने एक और मोमो खाया और सिर झुकाकर सोचने लगी। उसने अपना मन तुरंत बदल लिया। जितना हो सका पीछे बैठे आदमी को अनदेखा करने की कोशिश की और अपने मोमो पर ध्यान केंद्रित किया। एक कटोरा मोमो खत्म करने के बाद उसका पेट केवल 70% भरा था। उसने आकाश से दूसरा कटोरा लाने के लिए नहीं कहा। देर हो चुकी थी और इतना अधिक खाना सही नहीं था। 70% पर्याप्त था। खाने के बाद वह दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम में गई। आकाश उसके पीछे गया, देखता रहा कि वह कैबिनेट से टूथब्रश कितनी कुशलता से ढूंढती है। उसने एक टूथब्रश उठाया और उसके बगल में खड़ा होकर अपने दांत ब्रश करने लगा। आकाश ने अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर रखी और उसके गाल पर चूम लिया। परिणामस्वरूप, जैसा कि अपेक्षित था, प्रीति ने उसे घूर कर देखा। यह क्या कर रहे हो? मेरे मुंह पर तो झाग लगा है। इस तरफ थोड़ा मुड़ो, मुझे तुम्हें फिर से चूमने दो ताकि यह संतुलित हो जाए। प्रीति ने उसे फिर से घूर कर देखा, उसे अनदेखा किया, अपना मुंह धोया, अपनी कमर से उसका हाथ झटका और बेडरूम की ओर चली गई। लेकिन आकाश ठीक उसके पीछे गया, उसे उठा लिया और बिस्तर पर फेंक दिया, जैसे उसे डर था कि वह भाग जाएगी। प्रीति ने भागने की कोई योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। उसके कपड़े बाथरूम में पड़े थे, सभी गीले। वह सिर्फ अपने बाथरोब में बाहर नहीं भाग सकती थी, ठंड से जम जाती। और अब उसकी बाहों में होकर रजाई से ढकी, उसे गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। उसने आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही सो गई।
लेकिन आकाश नहीं सोया था। उसे अब ये लगभग एक सपना जैसा लग रहा था। वह उसकी बाहों में इतनी शांति से सो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके तलाक से पहले, आज्ञाकारी और नर्म। उसे अपने बगल में सोते हुए पाकर उसने महसूस किया कि वह कितना अधिक शांत और स्थिर महसूस कर रहा था। अगली सुबह जब आकाश उठा तो उसके बाहों में सो रही औरत जा चुकी थी। वह खुद को चकित होने से नहीं रोक पाया। क्या उसके बगल में रहने से उसकी नींद की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई थी? उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चली गई। आमतौर पर उसे सोने में कठिनाई होती थी और वह आसानी से जाग जाता था। पिछली रात की घटनाएं एक सपने की तरह लग रही थी। एक बार जब वह उठा तो वह गायब हो चुकी थी। वह कड़वा मुस्कुराया और फिर क्लोकर रूम में गया। ठीक पिछली बार की तरह उसने फिर से उसके कुछ कपड़े ले लिए थे, एक शर्ट, कश्मीरी स्वेटर, यहाँ तक कि एक कोट। उसने हर एक चीज ले ली थी, यहाँ तक कि एक जोड़ी मोजे भी। आकाश बाथरूम में गया और उसने जो गीले कपड़े वहीं छोड़ दिए थे उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया। धोकर और सुखाकर उसने उन्हें अपने कपड़ों के साथ क्लोकर रूम में टांग दिया। उसने कपड़े बदले और नाश्ता बनाने के लिए नीचे गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसका सहायक योगेश अंदर आया और बोला, सर आपकी गाड़ी प्रीति मैडम ले गई हैं। यूफी ने उन्हें ड्राइव करते हुए देखा, इसलिए उसने उन्हें रोका नहीं। आकाश रुका, फिर हंसा, लगता है वह मूर्ख नहीं है। मुझे लगा था कि वह टैक्सी लेगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे मेरी गाड़ी ले जाएगी। ये देखकर कि वह खुश लग रहा था, योगेश भी हंस पड़ा। तो सर, आज के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा आपको दी गई गाड़ी का उपयोग करें, मैं किसी को उसे भेजने के लिए कहता हूँ। आकाश ने सिर हिलाया, ठीक है। हालांकि आपको कारों की कमी लग रही है, सर क्या आप एक और खरीदना चाहेंगे? ठीक है, एक और खरीदो, आज दोपहर पोश पॉश में जाकर देखो। तो अब आपको पोश पसंद है? प्रीति को पसंद है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं पोश डीलरशिप से पहले ही संपर्क कर लूंगा। इस बीच प्रीति पहले ही घर लौट चुकी थी। उसने आकाश की कार को अपने अपार्टमेंट के सामने पार्क करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे कहीं और पार्क करना पड़ा। जब वह घर लौटी तो भोर ही हुई थी और उसकी दादी डॉक्टर शकुंतला अभी भी सो रही थी, जिससे उसे बहुत राहत मिली। वह जल्दी से अपने बेडरूम में भागी, आकाश के कपड़े उतारे, उन्हें अलमारी के नीचे छिपा दिया, फिर अपने पजामे में वापस आए और बिस्तर पर लेट गई। प्रीति ने समय देखा, सुबह के 5 बजे से थोड़ा ही ज्यादा हुआ था। उसे जल्दी लगा, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं और वापस सो गई। वह 8 बजे तक नहीं उठी जब उसकी दादी ने उसे जगाया। उसने अपनी आंखें मलीं और अपनी दादी को गले लगाया, दादी, मैं कल देर से घर आई। मैं शराब पी रही थी और लगभग नशे में थी। डॉक्टर शकुंतला ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया, ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो। दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलना अच्छा है। पहले तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं थे और तुम कभी बाहर नहीं जाती थी। तुम हमेशा घर पर ही रहती थी और मुझे डर था कि तुम ऊब जाओगी। तो आपको डर नहीं है कि मैं बाहर जाने पर बुरी आदतें सीख जाऊंगी? तुम बुरी आदतें नहीं पकड़ोगी, मैं जानती हूं कि तुम कैसी इंसान हो। वैसे यह मत सोचना कि मैं बुरी हूं तो कुछ नहीं समझती। आजकल के सभी युवा तनाव कम करने के लिए बाहर जाना पसंद नहीं करते क्या? बाहर जाने का मतलब हमेशा बुरी आदतें पकड़ना नहीं होता। अगर कोई बुरा बनना चाहता है तो वह बाहर जाए बिना भी बुरा बन सकता है। प्रीति मुस्कुरा उठी, आप सच में बहुत खुले विचारों वाली हैं। मैं देखती हूँ कि तुम दिन भर काम करती हो और आराम करना भूल जाती हो। मुझे डर है कि तुम खुद को थका डालोगी। डॉक्टर शकुंतला ने सलाह दी, तुम जवान हो, तुम्हें बाहर जाकर ज्यादा मजा करना चाहिए। आरुष तुम्हारे साथ जाने के लिए सही है, मुझे भरोसा है। हालांकि तुम्हें शराब कम पीनी चाहिए। तुम शराब अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती। अगर तुम बहुत ज्यादा पीती हो तो न केवल तुम्हें असहज महसूस होगा, बल्कि अगर तुम किसी बुरे इंसान से टकरा जाती हो तो तुम अपना बचाव भी नहीं कर पाओगी। प्रीति ने अपनी नजर झुका ली, मैं समझ गई दादी, मैं भविष्य में सावधान रहूंगी। ठीक है, उठो और तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया है और वह तुम्हारे लिए तैयार है। प्रीति जल्दी से बिस्तर से उठी, तैयार होने के लिए भागी। नाश्ते के बाद प्रीति अपनी दादी को क्लिनिक तक ले गई और एक और व्यस्त दिन शुरू कर दिया। दोपहर में आरुष प्रीति से दोपहर के भोजन के लिए मिलने आई। प्रीति ने देखा कि उसका उत्साह कम हो गया था, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वह चौंक कर पूछे बिना नहीं रह सकी, आरुष क्या हुआ? आरुष ने प्रीति को गले लगाया और उसकी आवाज रोने के कगार पर थी। प्रीति, कृपया मेरी मदद करो, लगता है चेतन नाराज है और मुझे अनदेखा कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रीति एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसने आरुष की पीठ थपथपाई और उसे बिठाया, फिर धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया, परेशान मत हो, तुमने नहीं कहा था कि वह अच्छा इंसान है? वह तुमसे नाराज क्यों है? क्या उसने तुम्हारा संदेश नहीं देखा? आरुष ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया, नहीं, उसने जरूर देखा होगा। पहले वह मेरे संदेशों का तुरंत जवाब देता था और अब वह मेरे भेजे किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही वह मेरे कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा है। शायद उसने पिछली रात ज्यादा पी ली होगी और अभी भी नशे में होगा। वह आमतौर पर शराब के मामले में अच्छा है, हालांकि उसने पिछली रात बहुत पी थी, उसके लिए नशे में होना बिल्कुल असंभव है। साथ ही मैंने उसके दोस्तों को फोन किया और उन्होंने बस हकलाते हुए कहा कि चेतन व्यस्त है और फिर फोन काट दिया। आरुष की आवाज उदास और पछतावे से भरी थी, मुझे पिछली रात बार में जयंत के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी।
उस समय की स्थिति के कारण मेरी भावनाएं तेज थीं और जयंत को इतने लंबे समय तक न देखने के कारण मुझे लगता है कि मैं बहक गई। दूसरे भाई की अप्रिय बातों के साथ जिन्होंने जोर दिया कि मैं जयंत की कार से जाऊं, चेतन, जो बहुत स्वाभिमानी है, जरूर इस बात से आहत हुआ होगा। इसलिए वह आज मुझे अनदेखा कर रहा है। आरुष, तुम हमेशा उसके लिए बहाने नहीं ढूंढ सकती। तुम हमेशा कहती हो कि उसमें आत्मसम्मान की तीव्र भावना है और तुम्हें डर है कि तुम उसे दुख पहुंचाओगी, लेकिन वह एक वयस्क है, वह इतनी आसानी से कैसे आहत हो सकता है? तुम्हारे संदेशों को अनदेखा करना, तुम्हारे कॉल का जवाब न देना, ये किस तरह का आदमी करता है? प्रीति ने शुरू से ही चेतन को कभी पसंद नहीं किया था। आरुष को उसकी वजह से परेशान देखकर उसे और भी बुरा लगा। उसने अपनी सारी शिकायतें एक एक करके कह डाली। और अगर वह वास्तव में स्वाभिमानी होता तो वह तुमसे पैसे उधार नहीं लेता, न ही वह उन्हें वापस करने में आनाकानी करता। वह अभी भी लग्जरी कारें चला रहा है और लग्जरी ब्रांड पहन रहा है। कल उसका पहनावा कम से कम 50 या 60 हजार का रहा होगा, है ना? उसकी कलाई पर रोलेक्स भी है। तुम इन चीजों को मुझसे बेहतर जानती हो। क्या वह घड़ी कम से कम 1 लाख की नहीं है? अगर उसके पास पैसे हैं तो वह तुम्हें वापस क्यों नहीं करता? क्या यह एक स्वाभिमानी इंसान जैसा लगता है? आरुष ने उसका बचाव करना चाहा। उसने ये सब इसलिए खरीदा क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अब एक कंपनी चलाता है और उसे सहयोग के लिए बातचीत करनी पड़ती है। उसे बेहतर कपड़े पहनने होंगे, तभी दूसरे उसे गंभीरता से लेंगे। नहीं, नहीं, प्रीति, तुम उसे गलत समझ रही हो। उसने कार खरीदने के लिए पैसे उधार नहीं लिए। उसे अपने व्यवसाय में नकदी प्रवाह की समस्या आ रही थी, इसलिए उसने मुझसे 10 लाख उधार लिए। तो उसने कार तुम्हारे पैसे उधार लेने से पहले खरीदी या बाद में? आरुष ने पलकें झपकाईं, कुछ देर झिझकी, लेकिन अंततः प्रीति से झूठ नहीं बोलना चाहा। ठीक है, उसने पैसे उधार लेने के बाद कार खरीदी। प्रीति अवाक रह गई। तो क्या इससे बात साफ नहीं हो जाती? उसने तुम्हारे 10 लाख का इस्तेमाल कार खरीदने के लिए किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कार लोन पर खरीदी गई थी। उसकी कार का डाउन पेमेंट लगभग ठीक 10 लाख है। प्रीति में गुस्सा भर आया। नहीं, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। वह तुम्हें बस एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आरुष ने जल्दी से उसे रोका। उसके पीछे मत जाओ। उसका व्यवसाय अभी शुरू ही हुआ है। उसे दिखावा बनाए रखने के लिए एक अच्छी कार की जरूरत है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? प्रीति को उस पर बहुत दया आई। मदद करने का ये तरीका नहीं है, आरुष। तुम्हारा पालन पोषण अच्छी तरह से हुआ है, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें खूब सुरक्षित रखा है। तुम नहीं जानती कि कुछ पुरुष कितने नीचे गिर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी सराहना करेगा? वह नहीं करेगा। नहीं, 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 चेतन वास्तव में मेरे प्रति आभारी है। वह हमेशा बहुत आभारी रहा है, ईमानदारी से। और तो और, उसने कहा था कि वह मेरा उधार ब्याज सहित लौटाएगा। वह बस अस्थायी रूप से पैसे की कमी से जूझ रहा है। एक बार जब उसकी कंपनी चल पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ने पूछा, आरुष, तुम चेतन को क्यों पसंद करती हो? मुझे ईमानदारी से उसमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। अगर तुम उसे उसके अच्छे दिखने के लिए पसंद करती हो तो मैं कल तुम्हारे दोस्त जयंत से मिली। जयंत चेतन से भी ज्यादा हैंडसम और ज्यादा आकर्षक है। तुम जयंत को क्यों नहीं पसंद करती? दरअसल जयंत और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। आरुष ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, एक कारण तो यह है कि मुझे चेतन अच्छा दिखता है, लेकिन एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। वह सज्जन, अच्छे स्वभाव वाला और दयालु है। वह सबके प्रति अच्छा है। वह थोड़ा थोड़ा मेरे बड़े भाई जैसा है। अंतिम वाक्य सुनकर प्रीति चौंक गई। तुम उसे इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वह तुम्हारे बड़े भाई जैसा है? तुम्हारे बड़े भाई के प्रति तुम्हारी भावनाएं? आरुष का चेहरा लाल हो गया। वह हकलाई, तुम गलत मत समझो। मैं अपने बड़े भाई को उस तरह से पसंद नहीं करती। मैं बस इतना सोचती हूँ कि मेरे भाई जैसे लोग अच्छे होते हैं। मैंने अपने भाई से बेहतर इंसान नहीं देखा, और चेतन दूसरा सबसे अच्छा इंसान है, इसलिए। कुछ देर के लिए प्रीति चुप रही। उसने आरुष की ओर देखा और एक हल्की आह भरी। तो तुम असल में अपने बड़े भाई को याद करती हो, इसीलिए तुम चेतन के प्रति असाधारण रूप से दयालु हो। तुम पिछली बातों के पछतावे को पूरा करना चाहती हो, है ना? आरुष ने कुछ देर सोचा और बोली, ये पूरी तरह से सच नहीं है। मुझे बस अच्छे स्वभाव वाले, दयालु लोग पसंद हैं। चेतन मेरा सम्मान करता है। वह अन्य पुरुषों की तरह नहीं है जो मुझसे छिपे हुए इरादों से संपर्क करते हैं, या तो मेरे परिवार से मिलने वाले संपर्कों के लिए या यौन संबंध के लिए। चेतन को दोनों ही नहीं चाहिए। वह बस मेरे प्रति अच्छा है। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।